Kuwait, such a large innovation meet has been happening in many of the states. The strength of Karnataka, the strength of people of Karnataka, the strength of all the industries who are already put a shop in Karnataka, the confidence of the economic growth, especially happening in Karnataka, is the main reason to have such a large investor meeting immediately after the recovery of the COVID. In Karnataka, along with the recovery of COVID, the recovery of the economy is there to see. We are the largest FDI attracted state. Last 4 to 5 quarters, 38% of the countries. Now I will welcome the Honorable Prime Minister. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, I am standing in front of you to welcome the leader who has given new direction to the economic growth of our country. His slogan of Make in India has changed the entire economic scenario. His Atmanirbhar Bharat, then Sabka Saath, Sabka Vikas, and ultimately the New India concept. Hereby, I welcome Honorable beloved Prime Minister Narendra Modi ji, Invest Karnataka 2022 with warm greetings, and I request him to bless us. Not only this Invest Karnataka be successful, the economic growth of Karnataka and the great India will be successful. I once again welcome a global leader to this investor meet. Thank you. We heartily welcome the Honorable Prime Minister of India. We request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver the inaugural address. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳು. नमस्कार. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दुनिया के कोने कोने से आए सभी साथियों, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू नम्मा कर्नाटका एंड वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु. कल कर्नाटका ने राज्योत्सव दिवस मनाया. कर्नाटक के लोगों और कन्नड़ भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. ये वो जगह है जहां ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है. ये वो जगह है जहां हर तरफ नेचर और कल्चर उसका अद्भुत संगम दिखता है. ये वो जगह है जिसकी पहचान वंडरफुल आर्किटेक्चर से भी है और वाइब्रेंट स्टार्टअप से भी है. जब भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बेंगलुरु.
और ये नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। कर्नाटका की ये धरती सबसे खूबसूरत नेचुरल हॉटस्पॉट्स के लिए जानी जाती है। यानी कि मृदु भाषा कन्नड़ा, यहां की समृद्ध संस्कृति और हर किसी के लिए कन्नड़िया लोगों का अपनापन सबका दिल जीत लेते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर्नाटका में हो रहा है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर, नियंत्रण पर बहुतेक निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ रुपए की पार्टनरशिप की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है, वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। आज के इस फ्रेगमेंटेड दौर में भारत दुनिया के साथ जुड़कर और दुनिया के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। इस दौर में सप्लाई चेन्स को ठप पड़ते देखा है, लेकिन इसी दौर में भारत हर जरूरतमंद को मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई करने का भरोसा दे रहा है। ये मार्केट फ्लक्चुएशन का दौर है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं हमारे घरेलू बाजार की मजबूती की गारंटी दे रही है। और सबसे अहम बात, ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स
विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। साथियों, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसका सफर कहां से शुरू हुआ था ये याद रखना जरूरी है। 9-10 साल पहले हमारा देश पॉलिसी लेवल पर की और उसी लेवल पर क्राइसिस से जूझ रहा था। देश को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत थी। हमने इन्वेस्टर्स को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हमने नए नए उपजाऊ कानून बनाने के बजाय, उलझाने वाले कानून बनाने के बजाय उन्हें रेशनलाइज बनाया। हमने खुद बिजनेस चलाने के बजाय बिजनेस के लिए ग्राउंड तैयार किया ताकि दूसरे लोग आगे आ सके। हमने युवाओं को नियमों में जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका दिया। साथियों, नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्पीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। हमने 1500 से ज्यादा आउटडेटेड कानूनों को खत्म किया। करीब 40,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को रद्द कर दिया। ये हमने अनेकों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज भी किया। हमने कॉरपोरेट टैक्स की दरों को कम करने जैसे कदम उठाए हैं। साथ ही फेसलेस असेसमेंट जैसे सुधारों से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। भारत में एफडीआई के लिए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले गए हैं। भारत में ड्रोन्स, जियो स्पेशल सेक्टर, स्पेस सेक्टर और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, रिफॉर्म्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड के साथ और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। आप एयरपोर्ट्स का उदाहरण ले सकते हैं। पिछले 8 वर्षों में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। करीब 70 एयरपोर्ट से बढ़कर अब 140 से ज्यादा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगे हैं और अभी कई और नए एयरपोर्ट्स भारत में बन रहे हैं।
इसी तरह मेट्रो ट्रेन का दायरा 5 शहरों से बढ़कर 20 शहरों तक फैल चुका है। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विकास की रफ्तार को बढ़ाने में और मदद करेगी। साथियों, मैं इन्वेस्टर्स का ध्यान विशेष तौर पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का तौर तरीका ही बदल दिया है। अब जब किसी प्रोजेक्ट की योजना बनती है तो उसके 3 डायमेंशंस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप तैयार किया जाता है। फिर उसे पूरा करने के शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रूट पर चर्चा की जाती है। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का उसके अंदर बहुत महत्व रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है और उस प्रोडक्ट्स या सर्विस को वर्ल्ड क्लास का बनाने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रही है तो इस औद्योगिक क्रांति में भारतीय युवाओं की भूमिका और भारतीय युवाओं का टैलेंट देखकर दुनिया को आश्चर्य होता है, अजूबा लगता है, दुनिया दंग है। भारत के युवा बीते वर्षों में अपने यहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं। भारत में 8 साल में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने हैं। आज भारत का हर सेक्टर युवा शक्ति की ताकत से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। कोविड के बाद जो हालात है उसमें ये उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के युवाओं की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी अहम बदलाव किए हैं। बीते वर्षों में भारत में यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करके ही विकास के ऊंचे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसी सोच पर आगे बढ़ते हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया। हमारा मकसद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी है और ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना भी है। आज एक तरफ हम दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम से उसमें से एक को लागू कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी की सुरक्षा भी दे रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में एफडीआई में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ हम बिजनेस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बना रहे हैं। एक तरफ हम देश भर में हाईवे का जाल बिछा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को टॉयलेट और पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मिशन से भी जुटे हैं। एक तरफ हम फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रोज, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ हम हजारों स्मार्ट स्कूल भी बना रहे हैं। साथियों,
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आज भारत ने जो मुकाम हासिल किया है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। पिछले 8 वर्षों में देश की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 3 गुनी बढ़ी है और सोलर एनर्जी की क्षमता में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में उठाए गए हमारे कदमों ने ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित किया है, जो अपनी लागत का रिटर्न चाहते हैं और इस धरती के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं। वो आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। साथियों, आज कर्नाटका के साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है। कर्नाटका के पास डबल इंजन की पावर है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी का नेतृत्व है। ये भी एक वजह है कि कर्नाटका कई क्षेत्रों में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका लगातार टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यही वजह है कि एफडीआई के लिहाज में कर्नाटका का नाम टॉप राज्यों की लिस्ट में शामिल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 400 कर्नाटका में ही है। भारत के 100+ यूनिकॉर्न में से 40 से ज्यादा कर्नाटका में ही है। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि कर्नाटका सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं बल्कि कुछ देशों को भी चुनौती दे रहा है। आज भारत नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के नए फेज में प्रवेश कर चुका है। इसमें कर्नाटक की भूमिका बहुत अहम है। चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को यहां का टेक इकोसिस्टम नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृतकाल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। इसमें और हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और भारत का इंस्पिरेशन एक साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग इंडिया का विकास दुनिया के विकास को गति देगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट।
भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लेनेट। आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। इस आयोजन से जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी टीम, कर्नाटका सरकार और कर्नाटक के लोग के सभी भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।